नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आदर्श श्रीवास्तव अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आदर्श गुरुकुल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बजट आ चुका है और हर साल की तरह इस बार मैं आपको बजट का कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के हाइलाइट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार क्या है कि 2022-23 का जो बजट है निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही कम शब्दों में पेश किया है। और निर्मला सीतारमण जी का ये चौथा बजट था। ठीक है, ये कौन सा बजट था? तो चौथा बजट था। कौन सा? 2022-23 का ये चौथा बजट था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं इस बजट में क्या क्या चीजें हैं और हाइलाइट्स के बारे में हम लोग। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बजट होता है, बजट में दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनकम, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें बजट का डेफिनेशन की तो क्या होगा? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम, गवर्नमेंट के पास इनकम दो तरीके से आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होंगे। एक को हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि दूसरे को हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका बजट का पूरा एक ट्री है। तो इसको समझिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट ने कितना इस बार 2022-23 का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कितना बोला है। तो 2022-23 के रेवेन्यू को जो बोला है उन्होंने 22,04,422 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट इन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, जबकि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कैपिटल रिसिप्ट कितना अनुमान लगाया है? तो कैपिटल रिसिप्ट आपका 17,40,487 17,40,487 करोड़ रुपया इन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, जब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा टोटल रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट यानी कि इनकम, इसी से गवर्नमेंट बजट पेश करती है। तो इसको यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर 22,04,422 करोड़ रुपया ये था आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, जबकि 17,40,487 करोड़ रुपया आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 9 8 2 10 1 4 4 8 1 9 4 4 7 2 9 2 1 3, यानी कि 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है, जो अब तक में सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हर साल जो बजट पेश किया जाता है तो अगले साल जब बजट पेश किया जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ा कर ही पेश किया जाएगा, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, हर साल जनसंख्या भी बढ़ती है, तो हर साल बजट भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 39,44,900 करोड़ रुपए का बजट पेश की है गवर्नमेंट। ठीक, अब यहाँ पर इसका खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा भी यही आना चाहिए, जितना आपका इनकम होगा उतना ही गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर करेगी, उसमें घाटा इंक्लूड होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना इसका एक्सपेंडिचर आने चाहिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट से क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 31,94,663 करोड़ रुपया क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी? 7,50,246 करोड़ रुपया क्या करेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 39,44,909 आना चाहिए। यहाँ पे ऐड करके देखिए क्या आ रहा है? 31,94,663 प्लस 7,50,246, 9 6 4 10 1 6 2 8 1 9 4 9 5 14 1 7 1 8 1 9 और 3, यानी कि देखिए दोस्तों हमारा बराबर हो गया 39,44,909 करोड़ रुपए ये हो गया, 39,44,909 करोड़ रुपया ये हो गया, यानी कि जितना
पैसा आएगा उतना ही गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च करेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग घाटा निकालेंगे, सरकार कितना घाटा कितने घाटे में ये बजट पेश की, यानी कि क्या है, ये घाटे का बजट है। तो यहाँ पे देखिए अनुमान कितना लगाया है, रेवेन्यू शीट में अनुमान कितना लगाया है, 22,04,422 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। जबकि यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिखा रही है गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रही है 31,94,663 करोड़ रुपया। ठीक है, इन्हीं को माइनस करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू शीट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा करिए माइनस 31,94,663 को इसमें माइनस करिए 22,04,422। ठीक है, माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। 3 में 2 गया 1, 6 में 2 गया 4, 6 में 4 गया 2, 4 में 4 गया 0, 9 और 31 में 22 गया 9, यानी कि कितना हो गया ये 9,90,241 करोड़ रुपया क्या हो गया, राजस्व घाटा हो गया। ये सरकार का क्या है, ये सरकार का राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे कि सरकार का जो असली कमाई होती है टैक्स से होती है, यानी कि टैक्स का अनुमान गवर्नमेंट क्या कर रही है कि टैक्स का अनुमान ये लगा रही है, जबकि गवर्नमेंट खर्चा कितना करेगी, इतना करेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो सरकार ये कह रही है कि जो टैक्स है वो कम आ सकता है, या टैक्स का ज्यादा करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9,90,241 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पर राजस्व घाटा हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया, 258 लाख करोड़ रुपए का 1 2 3 4 5 इतना का क्या है हमारे देश का इतना क्या है, जीडीपी है। ठीक है, तो जीडीपी का जब हम ये परसेंटेज निकालेंगे तो गवर्नमेंट क्या बता रही है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या आएगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो आ रहा है 3.8% ऑफ जीडीपी, ये हमारा क्या होने वाला है, राजस्व घाटा होने वाला है। ठीक है, सरकार अपने घाटे का आकलन जिससे करती है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट देखिए जो अनुमान लगाया गया है वो 6.4% ऑफ जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में इतना रह सकता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, यदि ये ना दिख रहा होगा तो आप लोग मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन लीजिए कितना है ये, 6.4% ऑफ जीडीपी, ये हमारा क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार एक घाटे का बजट की है, एक बड़ा बजट इसको माना जा रहा है, ये बड़ा बजट है, अब तक कि इतना बड़ा अमाउंट का बजट पेश नहीं किए। तो कहीं ना कहीं से ये पैसा कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट क्या करेगी, अरेंज करेगी, बाहर से उधार लेगी और तब ये बजट सफल होगा। ठीक है, तो ये था कुछ बजट का एक छोटा सा चलिए दोस्तों बजट की मोटी मोटी बातें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाई रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो 75 वर्ष के पूरे होने पर हो रहा है। ठीक है, इसी में क्या किया गया है, 25 साल और बढ़ा दिया गया है, 25 साल बढ़ाकर अमृत काल इसका नाम दिया गया है, अमृत काल। तो जो अमृत काल है वो इंडिया @100 है। आज़ादी के जो 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी कि 25 साल के बाद जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया है, आज़ादी का अमृत काल। ठीक है, तो ये था एक बजट का स्टार्टिंग का, निर्मला सीतारमण जी का स्टार्टिंग का जो स्पीच था वो ये पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, तो आत्मनिर्भर रोजगार, आत्मनिर्भर रोजगार योजना,
रोजगार योजना ये लॉन्च हुई है और इस योजना के तहत 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। 60 लाख नए जॉब्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। किसमें? आत्मनिर्भर रोजगार योजना। देखिए दोस्तों, बजट का जो पूरा फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस किया गया है और इसी को फुलफिल करने के लिए जो पीएलआई स्कीम होती है, पीएलआई स्कीम का मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इसमें पहले क्या थे? तो इसमें पहले 10 सेक्टर थे, इसको बढ़ाकर अब 14 सेक्टर कर दिया गया है। यानी कि वो 14 सेक्टर्स जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, ऐसे 14 सेक्टर्स को भारत की जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और कुछ विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाकर यहां पर शॉप या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी और यहां के लोगों को जॉब दिया जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर रोजगार योजना। इसमें 60 लाख नए जॉब्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होगी, स्टील की कंपनी होगी, ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो इसमें आएंगे। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो नई स्कीम आएगी, नई पॉलिसी लाई जाएगी, न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी, न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी ये लाई जाएगी। इसमें क्या है, हाल ही में क्या हुआ है, एयर इंडिया का सेल हो चुका है, एयर इंडिया का पूरा सेल हो चुका है। एक और कंपनी की बात हुई है, नीलांचल इस्पात, इस कंपनी को भी क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा और LIC की IPO लाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इस साल 2022-23 से पूरा हो जाएगा। यानी कि 2022-23 में ये तीनों काम हो जाएंगे। ये तो खैर काम हो चुके हैं, ये काम हो चुके हैं, ये दोनों काम 2022-23 में हो जाएंगे। ठीक है, नीलांचल इस्पात कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट उसको सेल करने जा रही है और उसके बाद LIC का IPO भी आने वाला है इस साल। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए यहां पर पीएम गति शक्ति के ऊपर फोकस किया गया है। पीएम गति शक्ति। ठीक है, यानी कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने के लिए इस पीएम गति शक्ति स्कीम को लाई गई है, जिसमें कई मंत्रालय ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, वो लोग साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसमें 7 इंजन की बात की गई है। इस पीएम गति शक्ति में 7 इंजन काम करेगा और 7 इंजन मिलके इस पीएम गति शक्ति नामक ट्रेन को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक है आपका क्या, रेलवे, दूसरा है रोड, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है पोर्ट्स, ठीक, पांचवा है वाटरवेज, 6th है लॉजिस्टिक और जो 7 है वो है आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग बजट में एलोकेशंस किए गए हैं। रेलवे के लिए 1,40,000 करोड़ रुपया दिया गया है रेलवे को। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ये किसको दिया गया है, तो ये रेलवे को दिया गया है। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो एक तो बातें कही गई हैं कि 400 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी, 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। ठीक है, और 2000 किलोमीटर की सेफ्टी कॉरिडोर बनाया जाएगा। 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क सेफ्टी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, रेलवे की सेफ्टी के लिए एक काम किए जाएंगे। तो जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उनको एक्सीडेंट को रोकने के लिए कुछ स्पेशल इस पे काम करेंगे। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, रोड्स के लिए, तो हाईवे के लिए क्या है, 25,000 किलोमीटर
हाईवे को एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, 25,000 किलोमीटर हाईवे को क्या होगा, एक्सपेंड किया जाए। आगे इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने बजट पे कुछ एलोकेशंस किए हैं, कुछ उन्होंने बात कही है एग्रीकल्चर के लिए। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का मतलब ये हो गया मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या कही है, इन्होंने ये बात कही है कि जो किसान ड्रोन लॉन्च किया जाएगा, किसान ड्रोन्स क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और जो किसान ड्रोन्स होगा इससे क्या किया जाएगा, खेतों में जो कीटनाशक दवाएं छिड़के जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि विदेशों में जो फार्मिंग होती है वो बहुत ही हाईटेक फार्मिंग की जाती है, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो। तो भारत में इस तरह की फार्मिंग भी अब आने वाली है। आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है कि एक जहाज आता है और अपना एक दवाई गिराकर चला जाता है, तो सेम वैसे ही अब भारत में भी होने वाला है। तो ड्रोन से क्या किया जाएगा, तो कीटनाशक दवाएं छिड़की जाएंगी, कीटनाशक दवाएं छिड़की जाएंगी। ठीक है, किसान ड्रोन से, तो ड्रोन को इस काम में लगाया जाएगा। ठीक, केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए भी बात कही गई है इसमें। ठीक है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात कही गई है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात कही गई है। तो यहां पर देखिए कि 44,605 करोड़ रुपए से 44,605 करोड़ रुपए से केन बेतवा नदी को जोड़ दिया गया। केन बेतवा नदी को जोड़ा गया है, किसने, 44,605 करोड़ रुपए से केन बेतवा नदी को जोड़ा गया है। 5 और रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात कही गई है, 5 और रिवर लिंक प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं इसमें, तो एक है आपका दमन गंगा, ठीक है, और पिंजाल। ठीक, कावेरी और पेन्नार। ठीक है, कावेरी और पेन्नार और कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, कितने हो गए, 1 2 3 4, और 5वां है आपका तापी और नर्मदा। ठीक है, तापी और नर्मदा, ये सभी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इन सभी प्रायद्वीपीय नदियों को रिवर लिंक प्रोजेक्ट से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। ठीक, इसकी भी बात चल रही है। और जैसे कि मैंने बताया था कि पीएम गति शक्ति में एक वाटरवेज भी है, तो वाटरवेज के तहत ये काम किए जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है और आत्मनिर्भर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या जुड़ने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में कुछ नए नए पोर्टल्स लॉन्च की थी। जैसे कि आप जान रहे हैं उद्यम पोर्टल, ई श्रम, नेशनल कैरियर सर्विस NCS, ठीक है, और असीम। ये जो पोर्टल लॉन्च की थी गवर्नमेंट, अब इन आपस में इन सारे पोर्टल्स को क्या करेगी, लिंक करेगी। ये सारे पोर्टल्स आपस में लिंक होने वाले हैं। इस बजट में इसका भी अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, और स्किल को बढ़ाने के लिए द्रोण शक्ति नामक एक स्कीम चलाई जाएगी। द्रोण शक्ति योजना जो है वो किसके लिए है, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि ITI, स्किल को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जाएगी। द्रोण शक्ति, ये वो वाला द्रोण नहीं है, ये द्रोणाचार्य वाला द्रोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल
एक क्लास के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल स्टार्ट करने की बात कही गई है। इसमें क्या होगा, तो 200 चैनल स्टार्ट होंगे, 200 चैनल स्टार्ट होंगे अलग अलग क्लास के लिए, क्लास 1 से क्लास 12 तक के लिए अलग अलग चैनल होंगे, 200 चैनल। तो इसको भी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट खोलने जा रही है, बाहर के लोग भी पढ़ने वाले हैं इसमें, डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो डिजिटली यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी कुछ खास नहीं है, पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उसी के बारे में बताया, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0। ठीक है, इसकी बात कही गई है। पीएम डिवाइन नामक एक योजना की शुरुआत हुई है। एक्चुअली पहले भी ये काम होते थे, लेकिन चूंकि इसका एक नाम दे दिया गया है पीएम डिवाइन। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, डिवाइन से डेव से डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट, आई से इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएम डिवाइन नामक स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें गवर्नमेंट इस बजट में 1500 करोड़ रुपया देगी। किस चीज के लिए, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए दी जाएगी। कितना, 1500 करोड़ रुपया। तो इस योजना का नाम है पीएम डिवाइन। ठीक है, और इन्होंने क्या बात कही है, तो इन्होंने बात कही है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो इन्होंने चलाया था, इस प्रोग्राम में क्या था कि इस प्रोग्राम में देश के 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। इनमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सभी को शामिल किया गया था। तो इनमें क्या था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आते हैं, ब्लॉक आते हैं। तो इस बजट में क्या कहा गया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, यानी कि उन ब्लॉक को डेवलपमेंट करने के लिए अब ये योजना चलाई जाएगी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में देश भर के 112 जिलों को चुना गया था। इनमें वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए वहां पर काम किए गए। उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक होते हैं, तो उन ब्लॉक के अंदर विकास करने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक, इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, एक्चुअली ये जो है, ये जो भारत का उत्तरी तटीय इलाके हैं, ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर जो गांव है, वहां पर गांव में टूरिज्म बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। वहां के जो गांव हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उनके गांव में विकास करने के लिए लाया गया है। ठीक है, वहां पर टूरिस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी होगी, D2H डायरेक्ट टू होम जो D2H सर्विस होती है उसको पहुंचाया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया जाएगा। ठीक, पोस्ट ऑफिस, देश भर के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को, देश भर के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस को ये लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मोबाइल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें जो है अब गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। गांव में यदि जिस गांव में बैंक नहीं है उस गांव में पोस्ट ऑफिस जरूर होता है, तो पोस्ट ऑफिस में भी बैंक जैसी सुविधा मिल सके, ऐसा एक स्कीम चलाया गया है। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सोल्यूशन या CBS प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ठीक है, आसानी से इंटरनेट बैंकिंग का यूज वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसमें उन लोगों को शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
को बढ़ाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 इस बार लाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काम कर चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि पहले क्या होता था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर आपका एक कंपनी खड़ा हो सकता है। ठीक है, कम डॉक्यूमेंट्स में, कम चीज़ों से, कम समय में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा गया है। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ई पासपोर्ट की भी बात कही गई है। ई वीजा पहले ही लॉन्च हो चुका है, अब यहाँ पर ई पासपोर्ट की बात कही गई है। ई पासपोर्ट क्या होगा? एम्बेडेड चिप वाला पासपोर्ट होगा। एम्बेडेड चिप वाला ये पासपोर्ट होगा और इसमें विदेशों से आने जाने के लिए सुविधाएं होंगी, कम समय में उनका काम हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा और इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के लिए एक नया स्कीम लाया गया है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। क्या है कि अब जब बैटरी वाली कार आएगी या बैटरी वाले जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनमें चार्जिंग स्टेशंस के लिए लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। आप जाइए अपनी डिस्चार्ज बैटरी को अपनी चार्ज बैटरी के साथ स्वैप कर लीजिए और बाद में इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि लाइन लगाने के आपको चार्ज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये भी काम इसमें किए गए हैं। 5G टेक्नोलॉजी 2022-23 में 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑक्शन करेगी। ठीक है, एक और चीज आत्मनिर्भर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? तो डिफेंस में होता है। और डिफेंस में जो बजट दिया गया है डिफेंस का, सबसे ज्यादा मंत्रालय कोई लेके जाता है तो डिफेंस मंत्रालय लेकर जाता है 5 लाख करोड़ रुपए। 5 लाख करोड़ रुपए का हमारा क्या है? डिफेंस का बजट है। इसमें क्या होता है कि बाहर से चीज़ों को गवर्नमेंट मंगाती थी, लेकिन अब इसमें क्या कही है? आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए 68% जो खरीदारी होगी, 68% खरीदारी वो इंडियंस कंपनी से होगी। ठीक है, 68% खरीदारी डिफेंस की, 68% खरीदारी कहां से होगी? इंडियंस कंपनी से होगी, बाकी बाहर की कंपनी से होगी। ठीक है, पहले ये 58% था, इसको 10% बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी बात है, डीआरडीओ को यहाँ पर फायदा मिलेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पाशियल सिस्टम, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस इकोनॉमी, जियोनॉमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स, ये सभी चीज़ें सनराइज अपॉर्चुनिटीज में आएंगी और इन पर बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर पावर 280 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। 280 गीगावाट टारगेट ये रखा गया है। 2030 तक सोलर पावर बनाया जाएगा 280 गीगावाट, इसको ध्यान रखिएगा। 2030 तक 280 गीगावाट सोलर पावर बनाया जाएगा। और इन सभी के लिए एक ग्रीन बॉन्ड, इन सभी पैसे के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी गवर्नमेंट। ठीक है भाई, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही तो पैसा भी तो चाहिए, तो जो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा आपका ग्रीन बॉन्ड से। ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी, जैसे गोल्ड बॉन्ड है वैसे ही ग्रीन बॉन्ड भी है। लोग जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे ग्रीन में बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे और ये पैसा इन सब चीज़ों में लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अच्छा, एक चीज़ और, डिजिटल रुपए आरबीआई लॉन्च करने वाली है। डिजिटल रुपी ये कौन लॉन्च करेगा? तो ये आरबीआई लॉन्च करेगी, बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी। ठीक, क्योंकि क्या है कि लोग बिटकॉइंस पे ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, पैसा बिटकॉइंस में जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है, जबकि डिजिटल रुपी जो होगी वो सेंट्रल बैंक द्वारा लॉन्च की गई रुपी होगी और ये करेंसी होगी, ये बिल्कुल वैध होगी, वैलिड होगी। तो देश का पैसा बाहर ना जाए इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?
आरबीआई द्वारा ये करेंसी लॉन्च करा रही है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। ठीक, तो ये था बजट का एक छोटा मोटा पॉइंट्स, और काफ़ी मैंने आपको बजट में जितना भी गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट में पेश किया है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कुछ और डेटाज हैं उसको मैं आपको एक और वीडियो बना के वो डेटा आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसको जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आदर्श गुरुकुल और हम हैं कलम के पुजारी। धन्यवाद।